नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात आती है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के नए प्रोसिक्यूटर ने बयान दे दिया एक दिन पहले, और उनका बयान ये आया कि वो शेख हसीना का प्रत्यर्पण चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम सरकार से डिमांड करेंगे, हम अपनी सरकार की तरफ से बांग्लादेश में उनके खिलाफ 5 अगस्त को जो कुछ भी स्टूडेंट मरे उनकी जेनोसाइड का, यानी कि उनकी नरसंहार का मुकदमा उनके खिलाफ चलाया जाएगा। ये इस्लामिक नेचर के जो लोग होते हैं, इस्लामिक नेचर के जो कंट्री हैं, उनमें इस तरह की कार्रवाइयाँ होती ही हैं। ये कोई आज का इतिहास नहीं है। भारतवर्ष में तो मैं मान के चलूँ कि अगर 11वीं-12वीं सदी में ये शुरू हुआ था, तो 11वीं-12वीं सदी से लेकर और 17वीं सदी तक यही चला, बल्कि 18वीं सदी तक यही चला। लगभग 400, 500, 600 वर्ष मान लें पूरे शासनकाल को, जिसमें हम अफ़गान शासकों का शासन मान लें, गुलाम वंश का शासन मान लें और मुग़लों का शासन मान लें, उत्तर मुग़ल का शासन मान लें। इन सब में एक चीज़ तो बहुत कॉमन थी, वो ये थी कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो सत्ता परिवर्तन वंश परिवर्तन से हो या फिर बाप-बेटे का ही परिवर्तन हो, उस परिवर्तन में पुराने वाले के जितने सर्वाइवर या क्लेमेंट हो सकते हैं, उन सब की हत्या की जाएगी, उन सबको मारा जाएगा। अब वो मारा एक्सीडेंट दिखाया जाए, वो जंग दिखाई जाए, वो उनके क्राइम दिखाए जाएँ, उनके खिलाफ वो जो जो आतंक मचाते हैं वो दिखाया जाए, या कोई और गतिविधि, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, कुछ भी। लेकिन ये तय है कि जो गया है या जिसको पदच्युत किया गया है, जिसको हटाया गया है, उसकी और उसके परिवार की हत्या होगी। वो तरीका कोई भी अपना सकते हैं। ये भारतवर्ष का इतिहास है। मैं बताता हूँ कि जहांगीर, जिसका नाम सलीम था, सलीम ने युद्ध छेड़ दिया अकबर के खिलाफ। बादशाह बनाओ, क्योंकि अकबर ने सलीम की हिंदू पत्नी से उत्पन्न संतान को शाहशाह घोषित कर दिया। और उस समय शाहशाह का मतलब होता था राजकुमार, और राजकुमार का मतलब होता था कि बादशाह के बाद वो बादशाह बनेगा। सलीम पर विश्वास नहीं था। सलीम लेकिन युद्ध करता था, सेनाओं को लेकर जाता था। सलीम जब सेना को लेकर बाहर गया, तो उसने अकबर बादशाह के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया, जंग छेड़ दी। और उसने कहा कि मेरे बेटे को मेरी हिंदू पत्नी से उत्पन्न बेटे को बादशाह नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो हिंदू माँ की संतान है। मेरे मुझे मैं अकबर हूँ, मैं वो हूँ, इसलिए मुझे मेरा राइट बनता है। ऐसा उसने कुछ घोषणा करी। अकबर ने खाने खाना को भेजा। खाने खाना का मतलब था कि जिसने सलीम को पढ़ाकर बड़ा किया और बड़ा करके उसने उसको तैयार किया। खाने खाना को भेजा, उसको लगा कि ये इसका गुरु था। मेरे बाद अगर सबसे नज़दीक कोई है या मेरे से भी ज़्यादा नज़दीक है तो इसका गुरु है। ये गुरु इसको समझा लेगा। खाने खाना उसको समझाने गए, तो खाने खाना की सलीम ने हत्या कर दी, अपने गुरु की हत्या कर दी। ये भारतीय लोगों में तो गुरु पिता से भी ऊपर होता है, भगवान से भी ऊपर होता है, लेकिन उनके यहाँ गुरु, बाप, ये कुछ होता नहीं है, जंग होती है। जब खाने खाना की हत्या कर दी, तो अकबर बीमार पड़ गया। उसको लगा कि अब जो है युद्ध होकर रहेगा। अकबर जब बीमार पड़ा, तो सलीम उससे मिलने गया। अकबर से मिलने जब सलीम गया, तो सलीम जब मिलकर आया, मतलब पहले उसने कहा कि भाई अब्बू बीमार है, अब्बाजान से मिलने आया हूँ मैं, अपनी माफियाँ शाफियाँ गलतियाँ पुलतियाँ सब बताया उसने। जब वो वापस आया, तो बाहर आकर उसने कहा कि अब्बू तो का इंतकाल हो गया, और बादशाह सलामत का इंतकाल हो गया, और वो मुझे तख्त ताज दे गए। क्या हुआ था उस समय जब अकबर से वो मिलने गया था? तो बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि उसने अकबर की हत्या कर दी, और पिता का दिल पसीज गया था कि मेरा ही बेटा है, गोद में खिलाया है, और इसलिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ, इसका दिल पसीज गया होगा, ये आएगा। लेकिन उसने अंदर जाकर हत्या की और बाहर आकर घोषणा की कि तख्त ताज हमको दे गए। आप सोच लीजिए कि जहांगीर ने क्या, शाहजहां ने क्या किया, फिर जहांगीर, फिर उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया। ये सबके इतिहास है, क्लियर इतिहास है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई है नहीं, और अल्लाह के नाम से किसी को भी मारा जा सकता है, किसी की भी हत्या की जा सकती है। जहां शाहजहां ने तो अपनी मां को लाहौर के किले में
ताउम्र कैद करके रखा था। जब उसने जहांगीर को हटाया, तब उसने अपनी माँ को कैद करके रखा। चूंकि माँ को कैद करके लाहौर के किले में रखा था, लाहौर के किले में ही मिलने जाता था ये औरंगजेब। तो उसने जब माँ पिता के द्वारा माँ को गिरफ्तारी देखी, तो सेम उसने अपने पिता के साथ भी वही किया और उसको आगरे के लाल किले में कैद किया। वहां से दूरबीन लगवाई, मुमताज महल की याद में ताजमहल देखो और पड़े रहो। आप सोचिए कि ये इतिहास है। इसलिए अगर बांग्लादेश में शेख हसीना के पिता, जिन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया, सत्ता के चक्कर में उनकी हत्या हो सकती है। जो उसका राष्ट्रपिता है, उसकी हत्या हो सकती है। राष्ट्रपिता मतलब जिसने स्वतंत्रता दिलाई, उसकी हत्या हो सकती है। और हत्या करने वाले सिर्फ जमात इस्लामी के वो लोग जो सिर्फ इस बात की घोषणा करते हैं कि पाकिस्तान से अलग कैसे हो सकते हो। पाकिस्तान का निर्माण हिंदुस्तान फतेह करने के लिए हुआ था, बांग्लादेश पर शासन करने के लिए नहीं। और पुरानी बातें, जब इस्लाम जमीन पर उतरा, मोहम्मदन आया, तब की बातें हैं कि हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आएंगी। इस्लाम का शासन तब माना जाएगा जब हिंदुस्तान पर परचम फहराएगा। तो वो जो हिंदुस्तान पर परचम फहराने की इबादत करने वाले लोग हैं, उनके मन में तो निश्चित रूप से ये बात कि हिंदुस्तान को फतेह करना उद्देश्य था, कहाँ ये सत्ता के चक्कर में उलझ गए। ऑब्जेक्ट से भटके, ये भटके हुए लोग हैं, इस्लाम से भटके हुए लोग हैं, इनकी हत्या होनी चाहिए। नतीजा निकला कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से पहले 1973 में उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया था, इंटरनेशनल क्राइम्स एक्ट 1973। और ये कहा था कि जो लोग भी बांग्लादेश की स्वतंत्रता में पाकिस्तान के साथ जेनोसाइड कर रहे थे, पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश की डिमांड करने वाले लोगों की नरसंहार हत्या कर रहे थे, पाकिस्तान के सैनिकों के हिंदुस्तान की फौज के सामने सरेंडर होने के बाद जो लोग बांग्लादेश का विरोध कर रहे थे और प्रो पाकिस्तान थे, उनके ऊपर इस तरह का मुकदमा चलाया जा सकता है। शेख हसीना की बात करें, शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है। 2008 में उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया, मतलब इंटरनेशनल क्राइम्स एक्ट 1973 में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और ये सब चलेगा, नॉर्मल कोर्ट में चलता था, लेकिन उन्होंने उसका ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा कर दी और ये कहा कि जमात इस्लामी और नेशनलिस्ट बांग्लादेश पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, और बाकी जो इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप हैं, जिन्होंने भी 1971 के स्वतंत्रता के आंदोलन में नरसंहार किया था, उनके खिलाफ इस ट्रिब्यूनल में केस चलेगा। उसको कहा बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, यानी कि आईसीटी, बांग्लादेश आईसीटी, बीआईसीटी कह लीजिए, बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बना दिया। इनमें कई लोगों को जो जमात इस्लामी के थे और अभी भी उधम मचा रहे थे, उनके कई के खिलाफ मुकदमे भी चलाए गए। मुकदमे चलाकर उनको फांसी की सजा भी दी गई। उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया, क्योंकि जमात इस्लामी के लोग थे, प्रो पाकिस्तान थे, लगातार बांग्लादेश के अंदर नरसंहार अभी भी कर ही रहे थे। बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक देश बनाना चाहते थे, हिंदुओं को साफ करना चाहते थे और हिंदुस्तान को फतेह करना चाहते थे। ये मुकदमे भी चले और उनको जेल भी भेजा गया। अब यहां पर जिसने बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया था, सत्ता 15 वर्ष से जो चला रही हैं, उनके ही खिलाफ अब इसी ट्रिब्यूनल में, जो उन्होंने स्वयं बनाया था, इसी ट्रिब्यूनल में 5 अगस्त 2024, 5 अगस्त 2024 मतलब स्टूडेंट मूवमेंट, तथा कथित स्टूडेंट मूवमेंट, और जो स्टूडेंट मूवमेंट बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बंगले पर या सिस्टम को भंग कर रहा था, उस पर पुलिस फोर्स को गोली चलानी पड़ी। रोकना था। ये किसी भी देश में होता है, कोई नया बांग्लादेश पहला देश नहीं है। वो ना रोकते, फोर्सेस उनको ना रोकती, तो भी उन्होंने शेख हसीना को मारी देना था। जब तक फोर्सेस रोक सकती थी तब तक फोर्सेस ने रोका, लेकिन जब सिस्टम के विरुद्ध कोई खड़ा होता है तो गोली चलाना ही
अंतिम शस्त्र की तरह काम करता है। अंतिम शस्त्र की तरह गोलियां चली और गोलियां चलने के बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की मृत्यु हुई उस और स्पार्क भड़क गया। परिणाम ये निकला कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अभी जो 5 अगस्त को फोर्स ने लोगों को रोकने के लिए, तथाकथित स्टूडेंट्स को रोकने के लिए जो गोली चलाई, इसको अब जो नई सरकार है, जो जो सत्ता परिवर्तन करके आई है, कोई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं, ये चुनाव से आई सरकार नहीं। और अभी चूंकि शेख हसीना का बहुत प्रभुत्व बांग्लादेश में आज भी दिखाई देता है, जमाते इस्लामी छोटे ग्रुप में है, आतंकी संगठन है, और ये आक्रांता संगठन के लिए आतंकी संगठन है, नरसंहार कर रहा है, इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर वोटिंग करवा दी जाए बांग्लादेश में, तो शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी, नए चुनाव में भी मिलेंगे। और ये बात वो कह रही हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगी और मैं पुनः इंशाल्लाह पुनः प्रधानमंत्री बनूंगी। अब ये बात जो आज के शासक हैं उनको भी मालूम है, मोहम्मद यूनुस को मालूम है, जमात इस्लामी को मालूम है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया को मालूम है कि अगर शेख हसीना चुनाव लड़ेंगी आकर तो निश्चित रूप से वो सत्ता में बैठेंगी और कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चुनाव में उनको क्यों लाना, उससे पहले क्यों ना उनको मार दिया जाए। अब वो भारत में आ गई तो मोहम्मद यूनुस को यह भी कहना पड़ा कि भारत अपनी लिमिट में रहे। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि भारत ने अगर उनको रख लिया है तो पहला काम ये करे, अगर बांग्लादेश से संबंध अच्छे चाहता है तो ये कहे कि शेख हसीना का शटडाउन मुंह कर दे, तो माउथ पीस शट कर दे, और बहुत सारी बातें मैंने पीछे एक लेक्चर में पूरी रिकॉर्ड की थी। लेकिन अभी जैसे ही चीफ प्रोसिक्यूटर बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट हुआ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम शेख हसीना का प्रत्यर्पण करेंगे और प्रत्यर्पण करके उनके खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाएंगे। आप सोचिए, 1971 की स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन लोगों ने नरसंहार किया, उनको सजा देने के लिए जो ट्रिब्यूनल बना था, उन लोगों ने सत्ता परिवर्तन करके ट्रिब्यूनल बनाने वालों को भागने पर मजबूर कर दिया, और अब उल्टा उसी ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ मुकदमा चलने जा रहा है और वो कहती हैं कि हम ले लेंगे। चीफ प्रोसिक्यूटर जो ताजुल इस्लाम अपॉइंट हुए हैं, वो बड़े एगर हैं इस मामले में। उन्होंने न्यूज़पेपरों को स्टेटमेंट दे दिया और तमाम नए अपॉइंटमेंट है तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। भारत में उसका रिएक्शन होना, भारत से सवाल करना पत्रकारों का स्वाभाविक था, क्योंकि चीफ प्रोसिक्यूटर का स्टेटमेंट आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के जो जो स्पोक्स पर्सन हैं, स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल से प्रश्न हो गया और उनसे कहा गया कि भाई ये बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात कही जा रही है, एज पर द ट्रीटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीटी है उस ट्रीटी में प्रत्यर्पण की बात कही जा रही है। आप उनको, वो अगर डिमांड कर रहे हैं और डिमांड करने वाले हैं, ऑफिशियली जब आएगा तो आप उसका क्या जवाब देंगे, आप प्रत्यर्पण करवाएंगे? रणधीर जायसवाल का जवाब बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा, दिस इज द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और भारत को उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज ए वेरी मच हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एंड वी डू नॉट बिलीव इन आंसरिंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। अब ये जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, ब्रीफ्स अबाउट सिचुएशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं उस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि प्रत्यर्पण की बात अभी कही ही नहीं गई है, प्रत्यर्पण अभी मांगा ही नहीं गया है। मेरे पास कोई ऑफिशियल, मतलब भारत सरकार के पास कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं आई है। जबकि मोहम्मद यूनुस ये बात अभी 3 दिन पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही भारत को, तब तक उनको चुप रखना चाहिए जब तक भारत से उनका एक्सट्रेडिशन मांगा ना जाए।
यानी कि बांग्लादेश ने तो ये तय कर लिया है कि शेख हसीना को वहां के चुनाव से पहले फांसी पर नहीं लटकाया गया अगर, तो फिर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार फिर बन जाएगी। उनको बहुत डर है। डेमोक्रेसी, इस्लामिक कंट्री घोषित कर जमाते इस्लामी और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो भूल जाइए, वो डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं करते। और सवाल जो वहां पर खड़े हुए वो यही खड़े हुए कि बांग्लादेश में इलेक्शन फ्रॉड किया गया है। राहुल गांधी ने भारत के लिए भी इलेक्शन फ्रॉड कहा। ये बात डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के लिए कही। यानी कि उनकी सत्ता जब परिवर्तन हुआ था तो व्हाइट हाउस, मतलब उनके ऊपर कई एक मुकदमे लगाए गए थे, उनको इलेक्शन डिस्टर्ब करने के मुकदमे लगाए गए थे, गृह युद्ध छेड़ने के मुकदमे लगाए, बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ फाइल कर दिए गए थे। और यही बात अभी जब हमने श्रीलंका में परिवर्तन देखा तो वहां भी यही हुआ था। आखिर ये चल क्या रहा है? सेम क्वेश्चन सब जगह। संविधान परिवर्तन कर देंगे, भारत के 2024 के चुनाव में भी यही हुआ कि संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ परिवर्तन कर रहे हैं। ये बांग्लादेश में भी सवाल उठा, ये श्रीलंका में भी सवाल उठा, ये अमेरिकन इलेक्शन में भी सवाल उठा। अभी कल कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो पहली डिबेट एबीसी न्यूज पर हुई, उस डिबेट में भी यही कमला हैरिस ने कहा, यू आर अबाउट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। आप यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दोगे, तुम्हारे खिलाफ बहुत गुस्सा है लोगों का, ये विश्वास है। कमला हैरिस पूरी डिबेट में फैक्ट पर कम, पॉलिसीज पर कम और इस बात पर ज्यादा आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बैड मैन। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस, संविधान बदलने के केस, व्हाइट हाउस का मिसयूज करने के केस, ऐसी बातें लगातार वो अटैक कर रही थी। और वहां की मीडिया ने इस बात को रिस्पॉन्ड ये किया कि कमला हैरिस अटैकिव थी डोनाल्ड ट्रंप पर। वो भी कह रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन, इलेक्शन फ्रॉड। भारत में भी इलेक्शन फ्रॉड, कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन। बांग्लादेश में भी इलेक्शन फ्रॉड, कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन। ये सब चल क्या रहा है श्रीमान जी? और यही इस समय पाकिस्तान में भी चल रहा है, इलेक्शन फ्रॉड, कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन। यही अफगानिस्तान में तो बात ही खत्म कर दी, छोड़ दीजिए। तो बात बिल्कुल साफ है, डेमोक्रेसी नो, केवल परिवर्तन। और जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन सकता है उसको प्रोसिक्यूट करके उसको सजाए मौत दे दीजिए, तभी चुनाव की जो इलीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो की जा सकती है। भारत ने सीधा जवाब दिया, ये हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके दो मतलब लगाए जा सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा, वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, पॉलिटिकल एक्स्ट्राडिशन है, पॉलिटिकल असाइलम है, हमने दिया है। और दूसरा मतलब यह निकाला जा सकता है कि अगर प्रश्न आएगा तो हम जवाब देंगे। अभी तक बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कोई डिमांड आई नहीं। उनके चीफ प्रोसिक्यूटर ने इस स्टेटमेंट दिया होगा, वो उनके इंटरनल मामला है, वो कहां कब क्या किसको कहते हैं, हमारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑफिशियली उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमसे बात करे। क्या होगा ये देखेंगे। लेकिन अभी जो उनकी मंशा चल रही है, लोग अक्सर इसमें लिख रहे हैं कि वो उसकी बात आपको नहीं कहनी चाहिए। मतलब उनको उनका कहना है कि ये जो बांग्लादेश पर क्यों चर्चा करना, समय खराब करना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत, ये हमारे क्लोज्ड पार्टनर हैं, क्लोज्ड नेवर हैं। इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध जब भी भारत के साथ होगा तो इनकी मिली भगत से ही होगा। जब भी भारत के अंदर डिस्टरबेंस आएगा तो इनके बगैर नहीं हो सकता। इन पर भी गहरी नजर रखना आवश्यक है, ये भारत के लिए अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।